एक्सपेंसेस है जिसके अगेंस्ट आपने लेना है, तो वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है वो है एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स होती कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो सेल आपने करी वो 1000 रुपए की करी आईजीएसटी में, 1000 रुपए की सीजीएसटी में और 1000 रुपए की एचजीएसटी में। ये अमाउंट जो है वो बेसिकली टैक्स अमाउंट होती है। ठीक है। टैक्स अमाउंट में क्या होता है कि आपको जो भी है टैक्स के साथ ही एडजस्ट करना है। अगर आपके पास परचेज का कोई भी इनपुट उस महीने में नहीं है और कोई प्रीवियस इनपुट भी जो है वो नहीं है आपके पास यहाँ पे जो है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपने क्या करेंगे आखिरी में 3000 रुपए का जो है, ये देखिए, ये 3000 रुपए का जो है वो आप चालान बना देंगे। वो चालान बनाने के बाद आपका जो भी पेमेंट होगी वो आपकी इसके अंदर एडजस्ट होकर पेड हो जाएगी वो। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी चालान की अमाउंट नहीं बनी हुई, जैसे यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस जो नहीं हुआ है, सारी एडजस्टमेंट्स हो रखी है। तो जब चालान की अमाउंट आती है तो चालान की अमाउंट वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसके अंदर लेकिन एक चीज और होती है कि अगर आपके पास कभी इनपुट क्रेडिट मिलता है तो इनपुट क्रेडिट मिलने के लिए आपकी एडजस्टमेंट कैसी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपको इनपुट क्रेडिट यहाँ पे मिला 3000 रुपए का सिर्फ आईजीएसटी के अंदर। ठीक है। तो 1000 रुपए जो है आपके आईजीएसटी की लायबिलिटी बन रही थी। आपको जो इनपुट क्रेडिट मिला वो 3000 रुपए मिला आईजीएसटी की लायबिलिटी के अंदर, आईजीएसटी के इनपुट के अंदर। ठीक है। तो अगर आप चेक करें 1000 रुपए पे करने थे, 3000 रुपए हमें मिला है, तो 2000 रुपए जो है वो आपके पास एक्सेस आ जाएगा। ठीक है। आईजीएसटी के अंदर सिर्फ हम आईजीएसटी की अगर बात करें, लेकिन आपकी लायबिलिटी सीजीएसटी की भी बन रही है और एचजीएसटी की भी बन रही है। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी की जो लायबिलिटी बन रही है उसको पे करने के लिए फिर आपको चालान बनाना पड़ेगा। लेकिन इस वर्कबुक ये जो बना रखी है ये बेसिकली वर्किंग के लिए बना रखी है वर्कबुक। अगर आप इसमें चेक करेंगे 2000 रुपए हमारे पास यहाँ पे प्लस में है और 1000 रुपए जो है वो हमारे पास माइनस में है। तो अगर आप उनको प्लस माइनस करेंगे तो आपको जीरो मतलब पेमेंट करनी है, आपने कोई भी पेमेंट नहीं करनी है सरकार को, आप इसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल जो है वो क्या है, जो आईजीएसटी होता है, आईजीएसटी का मतलब है कि आईजीएसटी में जो भी अमाउंट है वो किसको दे सकता है, वो सीजीएसटी को दे सकता है। ठीक है। आईजीएसटी में कोई भी अमाउंट है अगर तो वो एचजीएसटी को भी दे सकता है। यानी कि कोई भी बैलेंस आईजीएसटी के अंदर अगर पड़ा हुआ है तो वो अपना बैलेंस जो है वो लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए सीजीएसटी को भी दे सकता है और एचजीएसटी को भी दे सकता है। इसीलिए ये एडजस्टमेंट वाला कॉलम है, ये मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैं यहाँ पे 2000 रुपए अगर मैं लिख देता हूं तो आईजीएसटी का जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। जीएसटी पेबल जो है वो जीरो हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग ये 1000 रुपए जो है एडजस्ट कर सकते हैं सीजीएसटी के अंदर और एचजीएसटी के अंदर। ठीक है। तो अगर आप चेक करें तो आपका यहाँ पे जो है बैलेंस जीरो हो गया वो। तो जब भी आप वो एडजस्टमेंट करेंगे तो इसके अंदर पोर्टल में क्या होता है कि अगर कोई भी आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ है तो पहले जो है आईजीएसटी का बैलेंस यूज होगा सीजीएसटी और एचजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए। ठीक है। और बाद में सीजीएसटी का खुद का बैलेंस यूज होगा और एचजीएसटी का खुद का बैलेंस यूज होगा। ये जो चीज है ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली है। सिंपल फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अगर आपके पास आईजीएसटी के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप सीजीएसटी को भी दे सकते हो और एचजीएसटी को भी दे सकते हो। ठीक है। अब हम सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में क्या है कि आपके पास आईजीएसटी के अंदर नहीं है, इस बारी आपके पास जो है वो सीजीएसटी के अंदर है। ठीक है। 3000 रुपए और एचजीएसटी के अंदर है 3000 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो लायबिलिटी है वो आईजीएसटी की बन जाएगी, क्योंकि आईजीएसटी में तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिली, वो जीरो मिल रखी है, तो आईजीएसटी को तो आपने पे करना ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सीजीएसटी को चेक करें तो सीजीएसटी के अंदर क्या है कि 1000 रुपए की लायबिलिटी थी, लेकिन आपको इनपुट जो मिला वो 3000 रुपए का मिला, तो आपके पास 2000 रुपए एक्सेस आए हुए इसमें, और सेम एचजीएसटी के अंदर भी एक्सेस आए हुए। ठीक है। तो हमारे पास 4000 रुपए एक्सेस आ रखे हैं। तो 4000 रुपए एक्सेस आने के बाद भी हम 1000 रुपए की लायबिलिटी आईजीएसटी की क्यों पे करें? लेकिन ना सिंपल सी बात है कि 4000 रुपए हमारे पास इनपुट है, अगर तो हम 1000 रुपए की लायबिलिटी क्यों पे करें आईजीएसटी के अंदर? तो सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो हो जाएगा। जैसे आईजीएसटी सीजीएसटी को दे सकता है वैसे ही सीजीएसटी जो है वो आईजीएसटी को दे सकता है। ठीक है। इसी तरह एचजीएसटी जो है वो आईजीएसटी को दे सकता है। तो अगर ये लायबिलिटी पे करनी है तो सीजीएसटी के अमाउंट जो है वो हम लोग 1000 रुपए यूज कर लेंगे। ठीक है।
और यहाँ पे आईजीएसटी को देने के लिए, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए वो यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका इस बारी जो इनपुट बचा सीजीएसटी के अंदर वो बचा 1000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे तो 2000 रुपए ऑलरेडी बच ही रहा था, तो इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि लायबिलिटी जो थी आईजीएसटी की वो कम थी। ठीक है, तो इस केस में भी आप जो है टैक्स नहीं भरेंगे। आपके पास जो इनपुट क्रेडिट आ जाएगा वो 3000 रुपए का आ जाएगा। तो 3000 रुपए का इनपुट क्रेडिट जो होता है वो आप अपनी बुक्स के अंदर जो है दिखा सकते हैं। आपकी बुक्स में पोर्टल के ऊपर जो है वो नजर आ जाएगा। 1000 रुपए अगर हम यहाँ पे दिखाएं कि ये हमारा बच गया था जीएसटी का इनपुट, और 2000 रुपए अगर हम यहाँ पे दिखाएं ये हमारा एचजीएसटी का इनपुट बच गया था। तो आपके पास ड्यूरिंग द मंथ जो भी है आईटीसी का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 3000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, और वो 3000 रुपए की क्या डिटेल है, वो ये है कि 1000 रुपए इसके अंदर है सीजीएसटी में और 2000 रुपए जो है वो एचजीएसटी के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे आईजीएसटी पैसे दे सकता है सीजीएसटी को, वैसे ही सीजीएसटी भी पैसे दे सकता है आईजीएसटी को। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी है इस बारी वो 1000 रुपए नहीं है, वो है 5000 रुपए। ठीक है, और सेम आपके पास एचजीएसटी की लायबिलिटी 1000 रुपए है और सीजीएसटी की भी 1000 रुपए है। आपको जो इनपुट मिला वो 3000 रुपए 3000 रुपए मिला। ठीक है, तो 3000 मिलने के बाद यहाँ पे सेम वही चीज आ जाएगी कि आपकी जो यहाँ पे है वो तो इनपुट बच रहा है सीजीएसटी के अंदर, एचजीएसटी में आपका इनपुट बच रहा है, लेकिन सीजीएस आईजीएसटी को पे करना है। तो इस बारी क्या होगा, 2000 रुपए जितना भी है सीजीएसटी का वो हम दे सकते हैं इसको आईजीएसटी को। ठीक है, और 2000 रुपए जो है आईजीएसटी का, एचजीएसटी का जो भी है वो हम दे सकते हैं आईजीएसटी को। तो यानी कि टोटल 4000 रुपए जो है हम दे सकते हैं। हम टोटल 4000 रुपए दे सकते हैं और हम क्या करेंगे, सीजीएसटी का जो बैलेंस है हमारा वो खत्म कर देंगे, वो एडजस्ट कर देता है पोर्टल ऑटोमेटिकली, और एचजीएसटी का भी जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। तो आपकी जो लायबिलिटी बची, जो आपकी लायबिलिटी बची वो सिर्फ 1000 रुपए बची, तो 1000 रुपए का आप जो है वो चालान बना देंगे और चालान बनाने के बाद आप उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट आपके पास कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, ये दोबारा से समझा दीजिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया। हाँ, ये देखिए कंफ्यूजन आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आईजीएसटी पे फोकस करते हैं। आईजीएसटी में क्या है कि आईजीएसटी के अंदर कोई भी लायबिलिटी बनती है, आप चाहे उसको चालान से पे कर दीजिए, चाहे आप अपने आईटीसी बैलेंस से पे कर दीजिए, चाहे आप सीजीएसटी या एचजीएसटी के बैलेंस से पे कर दीजिए, तीनों में से किसी से भी पे कर सकते हैं आईजीएसटी के अंदर। ठीक है, आईजीएसटी जैसे सीजीएसटी को दे सकता है वैसे ही सीजीएसटी जो है वो आईजीएसटी को भी दे सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 केस बनते हैं। आईजीएसटी का अगर कोई भी लायबिलिटी बन रही है, या तो आप डायरेक्ट चालान बना लीजिए। ठीक है, आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचता है, अगर यहाँ पे अगर हमारे पास 0 है अगर, तो यहाँ पे आपकी जो इसमें भी आपकी लायबिलिटी अगर नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो भी लायबिलिटी बनेगी वो आप सीधा चालान बना के पे कर दीजिए 5000 रुपए का। तो आपका 5000 रुपए का जो इनपुट क्रेडिट है वो आपका यूज हो जाएगा। 5000 रुपए का जो भी आपको इनपुट मिलेगा पे चालान बनाने के बाद वो आपका यूज हो जाएगा और आपकी लायबिलिटी जो है वो पे हो जाएगी। जीएसटी पेबल जो है यानी कि वो 5000 रुपए का लिखा हुआ है वो पे हो जाएगी। फर्स्ट केस ये है आईजीएसटी का। सेकंड केस ये है कि अगर आपके पास ही आईजीएसटी का ही अगर कोई इनपुट बैलेंस पड़ा हुआ है पुराना, ठीक है, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज आपके पास आईजीएसटी का पिछले महीने का बैलेंस पड़ा हुआ था 4000 रुपए का, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी यहाँ बन रही है 5000 रुपए, तो आप अपना प्रीवियस आईटीसी यूज कर सकते हैं ना लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो आप 4000 रुपए जो है वो यहाँ यूज कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस बैलेंस 4000 का है वो खत्म हो जाएगा और करंट लायबिलिटी जो है आपकी कम हो जाएगी, तब भी आप 1000 रुपए का चालान बनाएंगे आप। ठीक है, तब आप कितना बनाएंगे, 1000 रुपए का चालान। देखिए पहले 5000 का बन रहा था, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रीवियस बैलेंस पड़ा हुआ है 4000 रुपए का, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी लायबिलिटी जो बनेगी फिर बनेगी 1000 रुपए की। ठीक है, अब तीसरा केस ये है कि अगर आपके पास प्रीवियस बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में या तो आप चालान बनाएंगे, ठीक है, या फिर आप सीजीएसटी के बैलेंस को देख सकते हैं
या एचजीएसटी के बैलेंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सीजीएसटी का बैलेंस मिला है यहाँ पे 3,000 रुपए, ठीक है, एचजीएसटी का बैलेंस आपको मिला है यहाँ पे 3,000 रुपए, तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे कोई भी हमारी लायबिलिटी नहीं बन रही थी, सेल हमने नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे ये जो बैलेंस आईटीसी का आ रहा है, ये हमारा क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, ये हमारा एड ऑन हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसको 3,000 रुपए यहाँ पे लिखे तो वो एड ऑन हो जाएगा, और सेम 3,000 रुपए हम यहाँ पे लिखे तो वो एड ऑन हो जाएगा, हमारा वो बैलेंस बन जाएगा। लेकिन हम 1,000 रुपए की जो लायबिलिटी, जो हमारी 5,000 की लायबिलिटी जो है आईजीएसटी की, वो हम पे करेंगे। तो अगर कोई भी नॉर्मल बंदा होगा वो सीधी सी बात कहेगा कि यार 5,000 रुपए मैं क्यों पे करूं, 6,000 रुपए का इनपुट तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ ही रहा है ना, तो आप उसको एडजस्ट करवाओ। तो वो एडजस्टमेंट जो होती है उसमें क्या होता है, रूल ये है कि सीजीएसटी अपना पैसा इसको दे सकता है आईजीएसटी को, और एचजीएसटी जो है अपना पैसा इसको दे सकता है आईजीएसटी को। तो अगर आपने आईजीएसटी की लायबिलिटी खत्म करनी है पूरी 5,000 रुपए की, तो यहाँ पे आप 2,500 रुपए यहाँ से दे दीजिए और 2,500 रुपए यहाँ से दे दीजिए। ठीक है, तो अब इस बारी जो आपके पास इनपुट बचेगा वो 500 रुपए इधर बचेगा और 500 रुपए इधर बचेगा। ठीक है, तो आपका जो भी इनपुट बच गया वो सिर्फ 1,000 रुपए बच गया। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ सबको? आप एचजीएसटी और सीजीएसटी जो है, जैसे आईजीएसटी सीजीएसटी को दे सकता है पैसा, वैसे सीजीएसटी जो है आईजीएसटी को दे सकता है। ये था आईजीएसटी वाला केस। अब हम आते हैं सीजीएसटी के ऊपर। तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आईजीएसटी की लायबिलिटी इस बारी जो है वो 0 है, सीजीएसटी की है 1,000 रुपए और एचजीएसटी की है 1,000 रुपए। ठीक है, मैं अभी एचजीएसटी में से मैं अभी 0 कर देता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए। ठीक है, इनपुट हमारे पास कुछ नहीं है। जब भी हम वैसे तो बिल बनाते हैं तो हमारा सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों एक साथ ही बनता है, तो अभी सिर्फ कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं जो अभी उसको 0 कर रहा हूँ एचजीएसटी को। ठीक है, अब सेम इसमें भी वही चीज है। अगर आपकी लायबिलिटी बनती है सीजीएसटी की तो आप क्या करेंगे, चालान बना देंगे 1,000 रुपए का और उससे पे कर देंगे उस लायबिलिटी को। ठीक है, फर्स्ट केस ये हो जाता है उसमें। सेकंड केस, अगर सीजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास, अगर 1,000 रुपए का बैलेंस या 2,000 या 10,000 कुछ भी बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आपको लायबिलिटी का चालान बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सीजीएसटी के पुराने बैलेंस को यूज करके उसकी लायबिलिटी को जो है पे कर सकते हैं। तो 1,000 रुपए अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ था तो आप 1,000 रुपए प्रीवियस आईटीसी जो है उसके अंदर कॉलम में डाल के आप उसको पे कर सकते हैं, आपको चालान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो जीएसटी पेबल जो आएगा वो आपका 0 हो जाएगा एक तरह से, वो सारा जो है आपका उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सीजीएसटी का बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे 0 है अगर ये, तब आप उस केस में क्या करेंगे, आप आईजीएसटी या सीजीएसटी, आईजीएसटी या एचजीएसटी से पैसा मांग सकते हैं। लेकिन यही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो रूल है, सीजीएसटी जो है वो आईजीएसटी को पैसा दे सकता है, ठीक है, और आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी को पैसा दे सकता है। लेकिन सीजीएसटी जो है वो एसजीएसटी को पैसा नहीं दे सकता। ठीक है, और इसी तरह एचजीएसटी जो है वो सीजीएसटी को पैसा नहीं दे सकता। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट केस में था कि आईजीएसटी के अंदर दोनों पैसा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ सीजीएसटी की बात करें तो उसमें सिर्फ पैसा आईजीएसटी ही दे सकता है, एचजीएसटी जो है वो नहीं दे सकता। तो अगर आपके पास 1,000 रुपए चाहे यहाँ पे इनपुट क्रेडिट पड़ा हो पुराना एचजीएसटी का, तब भी आप उस लायबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको 1,000 रुपए का चालान ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको 1,000 रुपए का चालान ही बनाना पड़ेगा। एचजीएसटी का बैलेंस कोई भी है वो हम सीजीएसटी के अंदर नहीं एडजस्ट कर सकते, वो आपको जो भी लायबिलिटी बनेगी अगर सारी नेट ऑफ करने के बाद आपको चालान ही बनाना पड़ेगा, अगर आखिरी में वो कोई भी लायबिलिटी बच जाती है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। लेकिन अगर वही बैलेंस आपका आईजीएसटी में पड़ा होता 1,000 रुपए, तो वो जो है सीजीएसटी को दे सकता है। ये 1,000 रुपए जो है आईजीएसटी का अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो जो है वो सीजीएसटी को दे सकता है। वो चाहे इधर आप परचेज में ले लीजिए पहले, ठीक है, अगर आप चाहे परचेज में लेना चाहते हैं तो परचेज में ले लीजिए। तो सेम
यहाँ पे जैसे एडजस्टमेंट वहां करी थी इस बार यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे -1000 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 1000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपकी लायबिलिटी जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। लायबिलिटी 1000 रुपए सीजीएसटी की बनती थी, लेकिन आपका जो आईजीएसटी का बैलेंस आया था, परचेज आपने आईजीएसटी की करी हुई थी, तो आप उस पैसे से अपनी सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको चालान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही चाहे ये आपको परचेज मिली है, भले ही चाहे वो आपको इनपुट मिला। अगर आपके पास कोई पुराना इनपुट पड़ा है आईजीएसटी का, तो वो भी आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लायबिलिटी बन रही है, लेकिन यहाँ पे इस बारी एडजस्टमेंट जो होगी यहाँ पे हो जाएगी प्रीवियस आईटीसी के अंदर। प्रीवियस आईटीसी में हम 1000 रुपए जो है वो यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है, तो ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका 1000 रुपए जो है वो सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चेक करें, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, कहने का मतलब है कि आईजीएसटी ने जो है सीजीएसटी को पैसा दे दिया अपने आईटीसी से भी, तो आपका जो भी बैलेंस है वो आपका जो है वो 0 हो जाएगा। फॉर्मूला गलत लग रहा है, ये 1000 रुपए जो आपके आई लायबिलिटी, वैसे जो ये वर्कबुक है बेसिकली, ये वर्कबुक में जो भी एडजस्टमेंट्स करते हैं वो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1000 रुपए की लायबिलिटी दिखा देंगे, ठीक है, माइनस में, ठीक है, तो ये आपका जो भी लायबिलिटी है वो पे हो जाएगी आपके प्रीवियस आईटीसी बैलेंस से, तो ये 0 हो गया, लेकिन यही बैलेंस यहाँ पे आप एडजस्ट कर देंगे, तो आपका ये 0 हो गया, ठीक है। बेसिकली इसको बताने का पर्पस ये है कि आईजीएसटी जो है पैसा सीजीएसटी को दे सकता है। ये वर्कबुक बेसिकली वर्किंग के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करें पोर्टल के ऊपर, तो पोर्टल में क्या होता है कि आईजीएसटी जो है वो पैसा दे सकता है सीजीएसटी को। मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, एक जो एडजस्टमेंट हो रखी है, उधर चल गया है, उधर चल गया। जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस में अगर आप चेक करेंगे जो एडजस्टमेंट हो रखी है, वो यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे आईजीएसटी की लायबिलिटी बनती थी, आईजीएसटी ने तो पे कर दिया, लेकिन सीजीएसटी की जो लायबिलिटी बनती है वो सीजीएसटी पे नहीं कर रहा है। अगर आप चेक करें वो कौन पे कर रहा है, वो आईजीएसटी पे कर रहा है। अगर आप चेक करें आईजीएसटी के अंदर लायबिलिटी बनती है 73,000 की, जो हमने नेट टैक्स पेबल जो है वो पे करना है, लेकिन हमने पेड करा थ्रू आईटीसी। आईजीएसटी का जो लायबिलिटी है वो आईजीएसटी के इनपुट से तो पे हो ही जाएगी, ठीक है, लेकिन सीजीएसटी की जो लायबिलिटी बनी थी, सीजीएसटी के पास बैलेंस नहीं था, वो बैलेंस नहीं था, तो उसने क्या करा, आईजीएसटी से वो पैसा ले लिया, ठीक है, तो वो पैसा लेके उसने वो लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, उसको चालान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप यहाँ चेक करें कोई चालान नहीं बना हुआ, ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर जो होता है आईजीएसटी जो है सीजीएसटी को पैसा दे सकता है, सीजीएसटी जो है आईजीएसटी को दे सकता है, लेकिन एसजीएसटी जो है वो नहीं दे सकता। अगर सीजीएसटी की लायबिलिटी 1/10 की बन रही थी, तो अगर आप यहाँ पे चेक करें स्टेट टैक्स जो है ये ब्लैंक हो रखा है, यानी कि कोई भी पैसा आप एसजीएसटी का, स्टेट टैक्स का जो है वो सेंट्रल टैक्स में नहीं एडजस्ट कर सकते। ये इसके अंदर रूल है सीजीएसटी के अंदर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। कहीं अगर कंफ्यूजन लग रही है तो सर एक बार बताइए, इसमें समझ में नहीं आया। जैसे अभी आप उस पे थे ना, पोर्टल पे जी, अगर आप यहाँ पे चेक करें, देखिए यहाँ पे 73,000 की लायबिलिटी आईजीएसटी की है, 1/10 की सीजीएसटी की है, 1/10 की एसजीएसटी की है, ठीक है। आपके पास जो इनपुट पड़ा हुआ था, वो इनपुट जो है वो 73,000 रुपए आईजीएसटी का तो पड़ा ही हुआ था,
तो उसने हाँ, चालान ये जो नहीं बनाया। एग्जाम्पल आप इस पे दिखा रहे हो ना, वो एक्सेल फाइल पे दिखाओ, ये वाला एग्जाम्पल, यही हाँ, figure नहीं, के साथ। मेरे को बस एक चीज ये बतानी थी कि सीजीएसटी को एडजस्टमेंट देने के लिए एचजीएसटी का पैसा नहीं यूज हो सकता। नहीं, वो तो पता है, पर प्रैक्टिकल में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके समझेंगे। ओके, मैं यहाँ पे ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ सर, इससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए 73,130 ये है, यहाँ पे है 1,10,415 ये हो गया, ठीक है, और ये है 1,10,415 यहाँ पे एचजीएसटी की लायबिलिटी है, ठीक है। अब आपकी जो परचेज हुई है ड्यूरिंग द मंथ जो परचेज हुई है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि ड्यूरिंग द मंथ क्रेडिट लेजर बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ क्रेडिट, सारा कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास ये बैलेंस बचता है, ठीक है। अगर हम परचेज देख लें तो अगर हम इसको बैक करके यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने परचेज आ रखी है हमारे पास, ये हमारे पास एलिजिबल आईटीसी आया हुआ है, ठीक है, ये परचेज है ना ड्यूरिंग द मंथ की, आईटीसी वाले सेक्शन में हम देख सकते हैं। तो ये 271150, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 271150, ठीक है। फिर है 29053, वो है 29053, यानी कि इतनी की हमारी सेल हुई है और इतनी की हमारी परचेज हुई है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे आपकी जो आईजीएसटी की लायबिलिटी है वहां तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, वहां पे आपके पास बैलेंस बच जाएगा 1,95,000 रुपए का, जो आप आईटीसी के अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना, इनपुट क्रेडिट में आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे अगर आप चेक करें 1,10 की लायबिलिटी बन रही थी, 1,10 में से 29,000 की परचेज हुई ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। तो आपको 81,000 81,000 तो फिर भी पे करना पड़ेगा ना, आपको चालान पे करना पड़ेगा ना। तो उस ठीक है। केस में क्या होता है कि अगर आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो उसको एडजस्टमेंट करवा सकता है, यानी कि ये लायबिलिटी जो है 81,362 ये वाली जो लायबिलिटी है ये सेट ऑफ हो जाएगी आईजीएसटी के बैलेंस से, अगर आईजीएसटी का इनपुट फिर भी बच जाता है अगर तो हम सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस बारी जो आपकी लायबिलिटी बचेगी वो कितनी बचेगी, 81,362 एचजीएसटी की। लेकिन यहाँ पे अभी भी 32,000 दिखा रहा है, ये वर्कबुक में बेसिकली 32,000 दिखा रहा है, वो बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि 81,000 तो आपने एचजीएसटी में पे करना है, लेकिन 1,13,000 रुपए एडजस्ट करने के बाद भी बच रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करें, आईजीएसटी ने ना सिर्फ सीजीएसटी को दिया है, एचजीएसटी को भी पैसा दिया है, ठीक है। 1,10,000 रुपए जो है 415 पूरा एडजस्ट कर रखा है इसने, तो आईजीएसटी ने इसको तो दिया ही है सीजीएसटी को, लेकिन एचजीएसटी को भी दिया, देखिए 87,605 रुपए, हाँ, उसको भी दिया है उसने, ठीक है। तो सेम चीज है, इसमें जो भी अमाउंट है अगर एचजीएसटी का कोई क्रेडिट आ रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ रहा है 81,362, अगर कोई प्रीवियस बैलेंस है तो वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी लायबिलिटी बनती है इसकी तो आईजीएसटी जो है वो इसको पैसा दे सकता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा 81,362, ठीक है, माइनस में, और दोनों ने कितना पैसा मिला के दिया, वो दिया 162,724, 162,724। अगर आपको ये चेक करना है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। अगर आप 1 रुपये भी कम कर देते हैं, सपोज आप यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं, तो वहां पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चेक करने की कितना एडजस्टमेंट्स करवाइए तो पहले आप इसमें अमाउंट डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, ये बात आपके पास बैलेंस बचा है, तो ये बैलेंस जो है इसने आईजीएसटी ने दिया है, और हम आईजीएसटी का अगर बैलेंस चेक करें वो 195 है, वो ज्यादा ही है, तो यानी कि वो दोनों को पैसा दे के उसको एडजस्ट करवा देता है, आपकी लायबिलिटी जो है वो 0 हो जाती है, फिर भी 32,000 रुपए का क्रेडिट आपके पास बच जाएगा आईजीएसटी के अंदर। ये माइनस का मतलब है ये क्रेडिट है, आपका इनपुट क्रेडिट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, मैं आपको वही चीज बता रहा था कि अगर ये 195 नहीं होता, ये होता सिर्फ 2 लाख रुपए,
ठीक है, अब जो है यहाँ पे अमाउंट आ रही है 1,23,870, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं 0 कर देता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ वो 1,23 का है। सीजीएसटी को कितना देना है 81,362 और एचजीएसटी को कितना देना है 81,362। तो सीजीएसटी का जो अभी मैंने नॉर्मली जो बताया था, या तो वो चालान से पे करेगा या फिर किसी आईटीसी से पे कर लेगा, लेकिन एचजीएसटी से पैसा नहीं लेगा। लेकिन और एक चीज इसके अंदर और चीज है कि अगर वो आईजीएसटी से पैसा ले रहा है तो सबसे पहले सारा पैसा जो है वो आईजीएसटी का उसी में जाएगा। सीजीएसटी एचजीएसटी के अंदर आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सेंट्रल टैक्स जो है सबसे पहले जो है वो पे होगा, फिर जो है स्टेट टैक्स पे होगा। यानी कि 1,23,000 रुपए जो है यहाँ पे सबसे पहले जो अमाउंट जाएगी। अगर हम नॉर्मली चेक करें 1,23,870 को, तो हम उसको दोनों में बराबर में बांट सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम डिवाइड करें तो हम दोनों को बराबर में बांट सकते हैं। 61,935 ये हम दोनों को बराबर में बांट सकते हैं। 61 यहाँ कर दे, 61 यहाँ कर दे। लेकिन जो जीएसटी का पोर्टल है उसका रूल ही यही है कि आप एचजीएसटी को पैसा तभी देंगे जब सीजीएसटी की लायबिलिटी जो है वो पूरी सेट ऑफ हो जाए। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप 61,935 यहाँ पे डाल दें, 61,935 यहाँ पे डाल दें, और ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट है आपका 1,23,870, ये आप इसको एडजस्ट कर दें। आपको देखने में ठीक लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये ठीक नहीं है। जीएसटी पोर्टल में जो है एक्चुअली में ठीक नहीं है। 1,23,000 रुपए वाला इनपुट था, हम दोनों को बराबर में बांट सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये ठीक नहीं है। पहली प्रायोरिटी जीएसटी वन के लिए। हाँ जी, पहली प्रायोरिटी यानी आईजीएसटी हाँ, पहली प्रायोरिटी जो है वो सीजीएसटी को ही देगा। यानी कि आप सोचेंगे 61,000 यहाँ पे डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। पोर्टल आपको अलाउड नहीं करेगा। आपको पोर्टल कहता है कि पहले आप सारा पैसा आईजीएसटी का जो भी एक्सेस पड़ा हुआ है वो आप सीजीएसटी को देंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो हम देंगे वो पूरा देंगे 81,362, ठीक है, और बाकी का जो बचेगा वो आप आईजीएसटी को देंगे। तो यहाँ पे जो हम देंगे वो देंगे 42,508, ठीक है सर। जैसे पुनीत सर, जैसे इसमें आईजीएसटी का बैलेंस भी अपने पास, एसजीएसटी का भी, सीजीएसटी का भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और एचजीएसटी का बैलेंस नहीं है किसी मंथ में, तो क्या कंडीशन में आईजीएसटी को दे सकता है? हाँ, आईजीएसटी को दे सकता है। अगर आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस नहीं है, तो अगर सीजीएसटी में बैलेंस है चाहे एचजीएसटी में बैलेंस है, दोनों जो है इसको दे सकते हैं। और आईजीएसटी में बैलेंस नहीं है और आईजीएसटी में बैलेंस, तो वो उसको दे सकता है। क्या कह रहे हैं आप? अगर एचजीएसटी में बैलेंस नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी में तो बैलेंस मिलेगा। हाँ, सीजीएसटी में तो बैलेंस मिलेगा ओपनिंग जी, और एचजीएसटी में अगर लायबिलिटी जा रही है तो वो आईजीएसटी से सेट अप हो सकता है। हाँ, वो सेट ऑफ हो सकता है, वो सेट ऑफ हो सकता है। कई मैं पार्टियों का लेजर देखता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर, उसमें एक का हेड अपने पास बैलेंस रहता है, दूसरे वाले में कम रहता है बैलेंस। यही रीजन रहता है वो? हाँ, वो रीजन यही रहता है वो कि अगर कोई भी हम अमाउंट को हम लोग सेट ऑफ करना चाहे तो हम बराबर में बांटेंगे। अगर सिंपल वे में देखें तो हम बराबर में बांटेंगे, अगर यहाँ पे एक्सेस है तो हम बराबर में बांटेंगे। लेकिन जीएसटी पोर्टल का रूल यही है कि आप उसको बराबर में नहीं बांट सकते। आपको जो है पहले सीजीएसटी को क्लियर करना है, फिर बाकी का बैलेंस एचजीएसटी में डालना है। अदरवाइज क्या होने वाला था, यहाँ पे 2 चालान बनने वाले थे, सीजीएसटी का भी और एचजीएसटी का भी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आपको मैं करने ही नहीं दूंगा। इसीलिए जो है आपके बैलेंसेस जो दिखेंगे कभी भी इनपुट के अंदर, वो सीजीएसटी और एचजीएसटी के बराबर नहीं दिखते। हो उनमें थोड़ा बहुत फर्क कहीं ना कहीं होगा। वो फर्क इसीलिए होता है कि आईजीएसटी की एडजस्टमेंट जो है उसके अंदर हो रखी होती है, ठीक है। हाँ जी, मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी 1 लाख है और सीजीएसटी का बैलेंस 75,000 है और एचजीएसटी का बैलेंस 75,000 है जी। तो पूरा सीजीएसटी आईजीएसटी पेड करेगा ये 75 या 50 करेगा? नहीं, उसमें भी सीजीएसटी जो है उसको दे सकता है बैलेंस आईजीएसटी को। नहीं, दोनों बराबर करेंगे या पूरा सीजीएसटी, यानी उसका 75 था तो सीजीएसटी पूरा 75 अपना ले देगा, फिर बाद में से 25 आईजीएसटी से ले रखेगा? हाँ, उसमें भी वैसे ही होगा वो। जैसे आईजीएसटी के अंदर होता है कि वो पहले इसको देगा, तो अगर सेम
इन दोनों में बैलेंस पड़ा है तो पहले सीजीएसटी ही उसको देगा, सीजीएसटी सारा पैसा उसको दे देगा, ठीक है, और फिर जो बचेगा बाकी का वो फिर एचजीएसटी देगा। बराबर नहीं बांट सकते आप, ना इधर से बराबर बढ़ सकता है ना उधर से बराबर बढ़ सकता है, ठीक है। जीएसटी का पोर्टल का रूल ये है, ठीक है। ये था सीजीएसटी वाला केस। अब हम आते हैं एचजीएसटी वाले में। एचजीएसटी वाले में क्या था कि अगर हम चेक करें कोई भी लायबिलिटी हमारी बनती है तो आप उस लायबिलिटी को क्या करोगे, चालान से पे कर दोगे। अगर आपके पास इनपुट नहीं है तो, ठीक है, अगर परचेज नहीं है तो आप क्या करोगे, चालान से पे कर दोगे, ठीक है। या फिर अगर आपके पास परचेज है तो परचेज जितनी भी है उसको एडजस्ट करने के बाद जो आपके पास बैलेंस बचेगा आप उससे पे कर दोगे उसको, लायबिलिटी को, ठीक है, फिर चालान से पे कर दोगे। अगर आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है तो आप उससे पे कर दोगे एचजीएसटी की लायबिलिटी को। लेकिन अगर आपके पास सेम इनपुट यहां पे पड़ा हुआ है सीजीएसटी के अंदर, तो अगर आप चेक करें आपके जो चालान है वो इतने रुपए का बन रहा है एचजीएसटी के अंदर, लेकिन सेम अमाउंट आपके पास सीजीएसटी में इनपुट क्रेडिट जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, तब भी आप उसके पैसे को इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको ये चालान बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीजीएसटी और एचजीएसटी जो है वो एक दूसरे को पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। यानी कि एचजीएसटी के अंदर जो पैसा है वो आईजीएसटी से आ सकता है, लेकिन एचजीएसटी के अंदर जो पैसा है वो सीजीएसटी से नहीं आ सकता, ठीक है। ये लायबिलिटी जो है ये तो आपको चालान से ही पे करनी पड़ेगी, और ये वाला आपके पास इनपुट क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी उसके अंदर रहेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सेम है बिल्कुल। सर ये 38,854 जो आप ओपनिंग दिखा रहे हो तो हाँ। हम इसको इसी में से एडजस्ट कर लेंगे ना, पहले सीजीएसटी में से फिर आईजीएसटी से सीजीएसटी को दे सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते ना, पहले आपको ये भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। अच्छा, पहले आपको ये भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। अच्छा, आईजीएसटी खत्म करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है तब सर, आप उसको एडजस्ट करोगे। ठीक तो है। सीजीएसटी का अमाउंट एचजीएसटी में एडजस्ट थोड़ी कर सकते हैं तो सीजीएसटी का अमाउंट आईजीएसटी में एडजस्ट कर सकते हैं, एचजीएसटी में नहीं कर सकते। एचजीएसटी में नहीं कर सकते, ठीक। ये देखिए ना, ये मैंने इसलिए साइड में लिखा है, आप ना सीजीएसटी जो है एचजीएसटी को दे सकता है, ना ही एचजीएसटी जो है वो सीजीएसटी को दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कोई भी लायबिलिटी है तो वो आपको आईजीएसटी से पे करनी पड़ेगी पहले। लक्ष्मी जी प्लीज। ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी लायबिलिटी है वो आईजीएसटी दे सकता है दोनों को, सीजीएसटी जो है वो सिर्फ आईजीएसटी को दे सकता है, एचजीएसटी जो है वो सिर्फ आईजीएसटी को दे सकता है, सीजीएसटी और एचजीएसटी आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते। ये मेन कंसेप्ट था इस वर्कबुक का बेसिकली। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है किसी को भी तो बता सकता है, तो मैं अभी यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकली उसको वो चीज में करके दिखा देता हूँ। कोई भी अगर उसके माइंड में डाउट है अगर, तो वो मैं प्रैक्टिकली मैं उसको यहाँ पे कंफ्यूजन को जो है वो क्लियर कर दूंगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वो। सर एक बार फिर से बोलिए ना सर, ये थोड़ा एडजस्ट करके। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, समझ में नहीं आ रहा। तो आईजीएसटी का सेल देखो, सेल आपने करी आईजीएसटी के अंदर, आपने बाहर आउट ऑफ स्टेट सेल करी, मान के चलिए 1000 रुपए की करी आपने, ठीक है। आप क्या करोगे, 1000 रुपए का अगर आपके पास कोई भी परचेज नहीं है, ठीक है, कोई भी परचेज नहीं है, चाहे वो आउट ऑफ स्टेट की हो चाहे वो विद इन द स्टेट की हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप बेसिकली चालान बना देंगे, चालान बना के आप उस लायबिलिटी को पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ परचेज है आउटसाइड द स्टेट की भी, 500 रुपए की अगर मान के चलो, ठीक है, तब उसमें क्या होता है कि वो 500 रुपए जो है वो एडजस्ट हो जाता है और आपको जो चालान बनाना पड़ेगा फिर वो 500 रुपए का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 500 रुपए का चालान बना के आप उसकी आईजीएसटी की लायबिलिटी जो है वो पे कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास 500 रुपए जो है वो इनपुट क्रेडिट पुराना भी पड़ा हुआ है अगर,
ठीक है, अगर पुराना भी कोई इनपुट क्रेडिट 500 रुपए पड़ा हुआ है तो 500 पुराना था, 500 इस महीने का मिला, तो 1000 रुपए आपके पास है और 1000 रुपए की आपने सेल कर रखी है, 1000 रुपए की लायबिलिटी बनती है, तो 500 रुपए जो है आप पुराना आईटीसी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब आपको कोई चालान बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था आईजीएसटी वाला रूल। अब हम आते हैं आईजीएसटी में ही अभी हमारी जो सेल थी वो कम है और परचेज हमारी ज्यादा थी, मतलब परचेज हमने ज्यादा किया, सेल कम हुआ, फिर उसके उस केस में अगर आप देखिए 1500 रुपए यहाँ पे आपने परचेज करिए तो यहाँ पे टैक्स तो बनता ही नहीं आपका। देखिए 500 रुपए उल्टा बल्कि आपके पास प्लस में हो जाएंगे जी। तो 500 तो पहले से ही आपके पास ओपनिंग बैलेंस में पड़ा ही हुआ था जी। ठीक है, तो इस वर्कबुक में अगर आप आईटीसी बैलेंस में ये 500 रुपए डाल देंगे तो ये 500 रुपए जो है वो इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे। कितना मथा खाएगा, मथा चाहते हैं ये देखिए जाता है हमारा। तो यहाँ पे आपका जो आईटीसी का बैलेंस है वो 1000 रुपए आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये वर्कबुक बेसिकली डिजाइन इसीलिए कर रखी है कि अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी है एडजस्टमेंट्स के लिए या कुछ समझना है आईटीसी से रिलेटेड तो इसमें आप इजिली आप उसको कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले लगे हुए इसके अंदर, तो आप चेक कर लीजिए कि अगर 1000 रुपए आपका लायबिलिटी बनती थी, 1500 की परचेज करिए तो 500 रुपए तो आपके बनते ही है जो आपके इनपुट क्रेडिट में आएंगे ड्यूरिंग द मंथ। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना आईटीसी पड़ा हुआ है तो वो उसके अंदर प्लस होके आपके पास टोटल इनपुट जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेक करें 500 रुपए ओपनिंग वाला इनपुट था, लेकिन ड्यूरिंग द मंथ जो है 500 रुपए और मिला है तो 1000 रुपए आपके पास अब क्लोजिंग बैलेंस है इनपुट का। ठीक है, ये था आईजीएसटी वाला केस। अब हम आते हैं सीजीएसटी में। सीजीएसटी में अगर मान के चलिए 2000 की लायबिलिटी है, ठीक है, अगर आप क्या करेंगे 2000 रुपए की लायबिलिटी जो है अगर आपके पास कोई परचेज नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे आप 2000 रुपए का जो है चालान बना देंगे और पे कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास पुराना कोई बैलेंस पड़ा हुआ है या कुछ परचेज आपके पास है अगर, ठीक है, तो उस परचेज में क्या होता है मैं इसको 0 कर देता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ परचेज है, सपोज 1000 रुपए की परचेज करिए, तब आप जो पे करोगे 1000 रुपए का चालान पे करोगे, क्योंकि 1000 रुपए तो आपके पास परचेज मिल ही गई ना। 2000 रुपए आपके बनते थे, 1000 रुपए आपको परचेज मिल गई, 1000 रुपए जो है आप चालान बना के पे कर दोगे। अगर आपके पास 500 रुपए जो है वो पुराना इनपुट भी पड़ा हुआ था, तब उस केस में क्या होगा 1000 रुपए पे करने की भी जरूरत नहीं है, वो 500 रुपए जो है आपका पुराना इनपुट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी लायबिलिटी पे करनी है वो 500 रुपए की करनी है फिर। ठीक है ना, लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहाँ पे 500 रुपए जो है वो पुराना आपका आईटीसी का जो बैलेंस है वो आईजीएसटी के अंदर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो 500 रुपए बन रही है, लेकिन आपका जो बैलेंस है वो 500 रुपए पुराना आईजीएसटी के अंदर भी पड़ा हुआ है। तो अगर आपको जो भी लायबिलिटी पे करनी है वो लायबिलिटी आप इस आईजीएसटी के बैलेंस से भी पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ, तो भले ही चाहे इसमें सेल नहीं है चाहे परचेज नहीं है, आप इस बैलेंस से भी पे कर सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस से जब आप पे करेंगे तो 500 रुपए अभी बन रहा था आपका, लेकिन 500 रुपए जो है आप इसका बैलेंस जो है वो यूज कर लीजिए तो आपकी लायबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। लेकिन इस वर्कबुक में ये एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ नहीं यहाँ पे डालनी होती। वो 500 रुपए आप यहाँ पे दिखाएंगे माइनस पे, ठीक है, और 500 रुपए आप यहाँ दिखा देंगे प्लस पे। सॉरी, ये 500 प्लस पे यहाँ आएगा और ये माइनस 500 आएगा। ठीक है, और ये 500 रुपए जो है आपका इस आईटीसी से एडजस्ट होगा, तो आपकी लायबिलिटी जो है 0 हो गई। ये क्लियर हुआ? लास्ट वाला क्लियर हुआ? देखिए 2000 की लायबिलिटी थी, 1000 रुपए तो मिले ही मिले हैं आपको, 1000 की लायबिलिटी बनती है आपकी। ठीक है, 1000 में से 500 रुपए जो है आपके पास आईटीसी बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ था सीजीएसटी वाला। ठीक है, तो वो आपने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन 500 रुपए अगर आप चेक करें आईजीएसटी के अंदर ही पड़ा हुआ था, तो आप वो 500 रुपए भी इस सीजीएसटी के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी को पैसा दे देता है वो, तो इसलिए आपकी लायबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक सर। ठीक है, और अगर सेम केस हम ये बोले कि अभी 500 रुपए की लायबिलिटी बन रही है,
आपकी 500 रुपए की लायबिलिटी बन रही है, अभी परचेज भी ले लिया आपने, पुराना इनपुट भी ले लिया, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद भी 500 रुपए की लायबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर यही 500 रुपए आपके पास एचएसटी के अंदर पड़े होते, ठीक है, तो ये पैसा जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकता, वो इसमें एडजस्ट नहीं होगा। काम चल रहा है ना नीचे, चाहे 500 रुपए का एचएसटी के अंदर परचेज भी हुई हो। काम चल रहा है ना नीचे फर्नीचर वाला, तो वो आने वाले थे। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं सोची वो 10 बजे आज जाएंगे और 10 बजने में 10 मिनट बाकी थी। अगर आपकी 500 रुपए की चाहे इनपुट में पड़ा हो, चाहे आपने परचेज करी हो 500 रुपए की, तब भी उस केस में भी आप 500 रुपए की लायबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये 500 रुपए तो आपके जो जाएंगे वो इनपुट क्रेडिट में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इनपुट होगा वो उसका 1000 रुपए हो जाएगा, लेकिन फिर भी 500 रुपए जो है आपको सीजीएसटी की लायबिलिटी जो है वो तो पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये पर्पस था मेन इसको समझाने का कि इनपुट चाहे कोई भी हो, सीजीएसटी एचजीएसटी को नहीं दे सकता, एचजीएसटी जो है वो सीजीएसटी को नहीं दे सकता, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया यहां तक? जी ठीक है। अब मैं इसको 0 कर देता हूं। अब मैं आ जाता हूं एचजीएसटी के अंदर। ठीक है, अब सेम एचजीएसटी के अंदर आ जाते हैं। 1000 रुपए की लायबिलिटी इसमें बनती है, ठीक है। 500 रुपए की आपने परचेज भी कर, अगर 1000 रुपए की लायबिलिटी बनती है अगर आपकी, तो आप क्या करेंगे नॉर्मली, आप जो भी है, आपके पास कोई इनपुट नहीं है, चाहे वो परचेज का है, चाहे वो आईटीसी पुराना है, कोई भी नहीं है, तो 1000 रुपए का आप चालान बनाएंगे, उसकी लायबिलिटी को पे कर देंगे। आपने ड्यूरिंग द मंथ कुछ परचेज करी है, सपोज 500 रुपए की करी है, तो 500 रुपए आपके उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, तब आपकी लायबिलिटी कितनी बच जाती है? 500 रुपए की, ठीक है। 500 रुपए की आपकी लायबिलिटी उसके अंदर बच जाती है। 500 रुपए आप उसको पे कर देंगे फिर चालान बना के। अगर आपके पास 500 रुपए पुराना इनपुट भी पड़ा हुआ है, तो वो भी आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप वो जब उसको एडजस्ट करेंगे, तब आपकी लायबिलिटी ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगी, तब आपको कोई चालान पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी जो थी 1000 की जगह 1500 थी, अगर मान के चलिए, ठीक है, तो 1500 में सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद भी 500 रुपए आपको फिर भी भरने ही पड़ेंगे, ठीक है, एचजीएसटी के, ठीक है। लेकिन इस केस में एक चीज और आती है कि अगर आपके पास 500 रुपए आईजीएसटी के अंदर पड़े हुए हैं, तो ये 500 रुपए आईजीएसटी वाली जो है वो इसको दे सकता है अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपए जो है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे और आपकी यहाँ पे 500 रुपए जो है वो कम हो जाएंगे, वैसे नहीं है कि टीचर पढ़ लिख के नौकरी ले लेना है, तो आपकी लायबिलिटी जो होगी वो 0 होगी, ले रहना है। ठीक है। आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी को पैसा दे सकता है ना, आईजीएसटी की चाहे परचेज हो चाहे इनपुट हो, वो उसको पैसा दे सकता है। अगर ये आपका प्रीवियस बैलेंस नहीं था, ये मान के चलो 0 भी अगर है, अगर आईजीएसटी की परचेज हुई है कोई 500 रुपए की, ठीक है, सेल कोई नहीं है, तो ये 500 रुपए तब भी एडजस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। ये 500 रुपए जो है वो इसके अंदर इसको देके अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर देगा, ठीक है। आईजीएसटी दे सकता है, लेकिन यही चीज अगर सीजीएसटी के अंदर होती है, अगर सीजीएसटी में भी कोई परचेज करी हुई है 500 रुपए की, ठीक है, तो 500 रुपए की ये जो लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी ये इसको नहीं दे सकता पैसा, ये पैसा 500 रुपए का जो है वो ये इसको नहीं दे सकता, ये पैसा तो उसके इनपुट क्रेडिट में ही जाएगा, ठीक है। ये पैसा जो है वो सॉरी इधर नहीं आएगा, वो इधर आ जाएगा, ये पैसा तो उसके इनपुट क्रेडिट में ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी बनती थी 1000 रुपए की बनती थी, 500 उसने खुद का इनपुट जो है वो एडजस्ट करा है, लेकिन 500 रुपए जो है इसको ये वाली लायबिलिटी तो पे करनी ही पड़ेगी चालान की तरफ, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ठीक है सर। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट मेन पॉइंट था वो मैं आपको बता देता हूं, ये बेसिक वाला था। अगर यहाँ पे आपकी लायबिलिटी जो है 1500 की सेम यहाँ पे भी है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आप अपना
जो भी आपका लाइबिलिटी बनेगी, 1000 रुपए की इधर बन रही, 1000 रुपए की इधर बन रही, ठीक है। 500 रुपए का इनपुट आपका यहाँ पे भी था, चलो ठीक है, तो 500 रुपए का इनपुट हमने वो यहाँ पे भी यूज कर लिया, ठीक है। तो आपको टोटल 1000 रुपए तो भरने ही पड़ेंगे ना, 500 सीजीएसटी के और 500 एचएसटी के, ठीक है। 1500 की परचेज सेल थी, 500 रुपए की परचेज थी और 500 रुपए का ही पुराना इनपुट था, तो 1500 में से 1000 गए, तो 500 रुपए की लाइबिलिटी जो है वो तो पे करनी ही करनी है दोनों में, सीजीएसटी में एचएसटी में, ठीक है। तो अब अगर आपने 500 रुपए की कोई परचेज करी है आईजीएसटी वाली, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये 500 रुपए तो आपके पास इनपुट के अंदर जाने वाले हैं, ये 100% है, क्योंकि सेल तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये 500 रुपए जो है वो दे सकता है सीजीएसटी को, एचएसटी को, वो दे सकता है इसको, ठीक है। लेकिन रूल ये है कि अगर आप अपने हिसाब से देंगे तो आप उसको अपने हिसाब से नहीं दे सकते। ये 500 रुपए आप देने वाले हो आईजीएसटी का, लेकिन आप सोचे कि नहीं हम सीजीएसटी को नहीं देंगे, हम एचजीएसटी को देंगे, तो पोर्टल ये अलाउड नहीं करेगा, ये पोर्टल जो है आपको ये अलाउड नहीं करेगा। पोर्टल कहेगा कि नहीं, आपको जो लायबिलिटी सेट ऑफ करनी है पहले आईजीएसटी के बेसिस से, वो सीजीएसटी की करनी है, एचजीएसटी बाद में आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए 500 रुपए आईजीएसटी के अंदर पड़े हुए और दोनों में 500 रुपए की पेमेंट करनी है हमने, तो अगर हम सोचे कि नहीं यार हम सीजीएसटी की नहीं करेंगे, हम एचजीएसटी में एडजस्ट करवाएंगे, तो हम वो एडजस्ट नहीं कर सकते। पोर्टल ये कहता है कि आप अगर आप करने की कोशिश करेंगे भी तो वहां पे वो एरर आने लग जाएगा, तो इसलिए पोर्टल ये कहता है कि आपको पहले 500 रुपए जो है वो इसी को देने हैं, ठीक है, 500 रुपए जो है वो इसी को देने हैं आपने, सीजीएसटी को, और अगर कोई बैलेंस बच जाता है तब वो आपने एचजीएसटी को देना है, ठीक है। तो इस बार जो चालान बनेगा वो हमें 100% जो है एचजीएसटी का ही बनेगा, आईजीएसटी का चाहे पैसा हो भी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 600 रुपए हो जाते, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, हम 300 भी नहीं बांट सकते। उस केस में क्या होगा कि हम 500 रुपए तो पहले इसको सेट ऑफ करेंगे पूरे को, सीजीएसटी को, ताकि वो बैलेंस 0 हो जाए, और सिर्फ 100 रुपए जो है वो हम यहाँ पे देंगे एचजीएसटी को, ठीक है। तो उसकी 500 की जगह 400 रुपए की लायबिलिटी बन जाएगी। ये लास्ट वाला क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, ये मेन था एडजस्टमेंट्स वाले रूल। तो जब भी आप चालान बनाने लगेंगे तो वो आपको जरूर चेक कर लेना है कि आप जो चालान बना रहे हैं वो चालान आप, वैसे तो पोर्टल जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्टमेंट सही तरीके से कर रहा है। आज पहले क्या होता था, पहले हम लोगों को आपस में कुछ करना पड़ता था, कभी इधर डाल रहे हैं अमाउंट, कभी उधर डाल रहे हैं। लेकिन जब से ये जीएसटी पोर्टल अपडेट हुआ है उसमें क्या हो रहा है कि आपकी सारे बैलेंसेस को वो बेस्ट तरीके से एडजस्ट करता है वो, ठीक है। तो जो भी आपका चालान बनना होगा उसमें आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। जो भी आपने चालान बनाना है उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। और चालान सीधा आपने क्या करना है, जब आप यहाँ पे जाएंगे रिटर्न भर रहे हैं, अगर जब आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस में जाएंगे, सारा एडजस्ट करने के बाद अगर आपकी कोई लायबिलिटी बन रही है अगर, तो वो लायबिलिटी का चालान जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर या प्रोसीड टू फाइल पे करेंगे, तो मेक पेमेंट पोस्ट टू क्रेडिट लेजर में जो है वो आपको ले जाएगा। और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर कोई भी चालान बन रहा होगा तो बेस्ट चालान वो अकॉर्डिंग उसके बना के दे देगा। वो आपने चालान की पेमेंट करनी है, फिर आप इसको पे कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको पे करेंगे फिर ये बोलेगा प्रोसीड टू, ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा सारी लायबिलिटी जो है वो सेट हो चुकी है, ऑफसेट हो चुकी है, मतलब सारी लायबिलिटीज क्लियर हो चुकी है। अब आप आगे की पेमेंट कर सकते हैं या फिर आगे की सच फाइलिंग कर सकते हैं। तब आपने प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी में जो है आप वहां पे ओटीपी डाल देंगे तो आपकी वो जो रिटर्न है 3B की वो फाइल हो जाएगी, ठीक है। यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से 3B ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास से हम जो हम सीखेंगे वो ई-वे बिल सीखेंगे। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है अगर तो वो पूछ सकता है यहाँ पे 3B से रिलेटेड या जो आज पढ़ा है हमने उससे रिलेटेड। ऑफलाइन कैसे डालना है सर? ऑफलाइन का मैंने बताया था टूल के बारे में। ऑफलाइन टूल में जो होता है वो आप उससे पे कर सकते हैं, ऑफलाइन टूल से।
ठीक है सर। और सर वो लास्ट में आप मेल करने के लिए बोला था आपने, मेल मेरे को आई नहीं आपका सर। नहीं, मैंने मेल भेज के कंफर्म किया है कि हाँ सबको मेल मिली है नहीं मिली है, जिन्होंने मेल आईडी लिखी थी। तो मेरे पास मेल आई है आपकी। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरी ईमेल आईडी ले लीजिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। अरे भाई आप ठीक है। उससे हो जाएगा ये। मैं आपको हाँ वो कर देता हूँ, खाई कर देता हूँ, आप फॉरवर्ड कर दीजिए प्लीज पुराने किसी। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है। अगर कोई भी सवाल है किसी का तो उस पर जरूर टॉपिक के ऊपर मेंशन करिएगा जीएसटी क्लास। ठीक है, तो मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें और किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। कोई भी इससे रिलेटेड अगर है तो, क्योंकि 3B ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा सर? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ई-वे बिल कैसे बनाते हैं वो वाला रहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो और रिटर्न्स है, कुछ चीज हो गए कितना आपको खुशी और रिटर्न जो है वो एनुअल रिटर्न जाती है। ठीक है, खुशी कुछ जीएसटी 9 होगी, जैसे भी जीएसटी 9C होगी, जो वो वाली रिटर्न जाएंगी, वो सीखेंगे हम उसमें। पढ़ नहीं रही है ठीक है, तो वो सीखने के बाद फिर जो हमारा ऑलमोस्ट 3 क्लासेस जो है वो हमारी डाउट वाली क्लासेस होती हैं। जितना हमने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, उनमें से रिलेटेड कहीं भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो 3 क्लासेस में वो चीजें वो पूछ सकता है। और अगर किसी को एडवांस क्वेश्चंस भी है तो वो भी उसमें पूछ सकता है। वो डिस्कस करके वो पूरा हम वहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। और फिर नोटिस वगैरह, अपील वगैरह, वो क्या रहता है? हाँ, वो उसी में आएगा ना। वो जीएसटी 9 जब हम भरने लगेंगे तो सारी चीजें उसी के अंदर आएंगी। सब्जी बनाए। अच्छा, नोटिस जीएसटी 9 एनुअल रिटर्न जो हम भरते हैं, एनुअल रिटर्न का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई गलती आपने कर दी है तो आप अपनी उस लायबिलिटी को कैसे पे कर सकते हैं। सर अभी क्या था, अभी जो है ना मेरे पास एक नोटिस आया हुआ है। मैंने 2021 और 22 में मैंने सेल तो दिखाई अपनी, मतलब 25 लाख रुपए की, सपोज करो, है ना। ठीक है, और ई-वे बिल काट दिए मैंने 35 लाख के। ठीक है, तो मेरे पास डीआरसी बन करके एक नोटिस आया हुआ है, तो उसे कैसे, मतलब जीएसटी की साइड से ना, कि आपने रिटर्न्स तो कम दिखाई है, सेल्स रिटर्न्स ना जीएसटीआर 1 में। वो हाँ, नोटिस वाला भी मैं आपको बताऊंगा। फिर नोटिस जब रिलीज हो जाते हैं वो कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, आपने कैसे रिप्लाई करने हैं, वो सारी चीजें भी आएंगी वो आगे भी। हाँ, क्योंकि सर वही चीज मेन, ये रिटर्न्स वगैरह तो कोई भी फाइल कर देता है ना। तो ये तो बात आती है उसका रिप्लाई, मैं मगर यही कह रहा हूँ कि अगर आप रिटर्न फाइल सही करोगे अगर, तो आपके पास नोटिस क्यों आएगा। आप एक चीज ये भी तो देखो ना, रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन अगर आप रिटर्न सही फाइल नहीं करोगे तो 100% नोटिस आएगा फिर। हाँ सर, तो रिटर्न फाइल करना एक्यूरेटली जो है वो जरूरी है। ठीक है, फिर नोटिस जो आ जाएगा वो फिर मैं वो भी आगे बता दूंगा सारी चीजें। हाँ, उसका रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करते हैं और कैसा अपील में जाते हैं। मानो एक गाड़ी पकड़ी गई ई-वे बिल के थ्रू, जैसा अभी ई-वे बिल चलेगा तो वो गाड़ी पकड़ी गई यहाँ बागपत में, ठीक है, तो उसमें वो उसने ड्राइवर से कागज लिए, कागज में क्या था, ई-वे बिल का जो मतलब ट्रक का नंबर था वो गलत लिखा हुआ था। उसने 50,000 रुपए की पेनल्टी रेज कर दी, और पेनल्टी रेज कर दी तो ई-वे बिल टेक्निकल एरर था, जबकि मैक्सिमम पेनल्टी जो है 10,000 रुपए हो सकती है ना। बट उसने अपना यूटिलाइज, उसे पावर भी रहती है कि वो डबल भी टैक्स वो कर सकता है, तो उसने 50,000 रुपए की पेनल्टी कर दी। उसके लिए अपील कैसे करेंगे और कहाँ पर अपील करेंगे, वो सब चीजें भी हैं, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ, ये एडवांस वाली चीजें हैं सारी, तो मैं वही कह रहा हूँ। वो अभी जो अभी हमारा चल रहा है थोड़ा बेसिक वाला चल रहा है, तो जब ये सबको क्लियर हो जाएगा ना, फिर वो एडवांस वाली चीजों पे भी हम आएंगे कि अगर कुछ भी चीजें गलत हो जाती हैं तो उनको कैसे सही करना है, कोई नोटिस आ जाता है उनको कैसे सही करना है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी जी मेरी लेटेस्ट में अभी आया, एक्चुअली एक पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वो महाराष्ट्र में काम कर रही है। तो अब मैं उसका जब उत्तर प्रदेश का जीएसटी नंबर डालता हूँ तो मेरे को आईजीएसटी लगाना है, बरोबर जी।
लेकिन उसके लिए ईवेबल बनाया, लेकिन उसकी क्या डिलीवरी इसने महाराष्ट्र ही करना है ना, मेरी सिटी में करना है विथिन 10 किलोमीटर के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में ईवेबल बनाना पड़ेगा फिर। नहीं, कोई भी देखिए अगर आउटसाइड वाली पार्टी है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए ई वे बिल तो मैंडेटरी हो ही जाता है, क्योंकि कभी भी कोई क्या भी होता है, कभी कभी क्या होता है सर, आपको तभी आप हरियाणा की, आपको महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, बरोबर। जी जी आपको सही तो महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र के वेंडर से परचेज करेगा ना, मैं आपका वेंडर हूँ महाराष्ट्र का, ठीक है, सिटी का ही, और ठीक है। 10 किलोमीटर के अंदर है, तो मेरे को ईवेबल बनाना पड़ेगा सर। हाँ, वो बनाना पड़ेगा आपको, आपकी गुड्स की वैल्यू भी तो चेक होगी ना। मेरा 20,000 या 30,000 का ही मटेरियल है तो। अरे फोन नहीं किया था। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो ई वे बिल की कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि 50 क्विंटल से अगर ऊपर है तो ई वे बिल बनेगा, ठीक है, और अगर 50,000 से ऊपर की वैल्यू है तो बनेगा ई वे बिल। दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपके उसके अंदर मैच हो जाती है तो ई वे बिल बनेगा ही बनेगा। आराम से बैठ के खाएं। लेकिन आउटसाइड जब आप स्टेट भेज रहे होते हैं ना, तो ये कि वो माल पहुंचेगा नहीं, लेकिन अगर आप बना देंगे तो फिर वो सेफली पहुंचेगा। वो अगर कोई भी डाउट उनके है उनको, तो वो क्लियर हो जाएगा बस। वैसा नहीं, वो पार्टी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन वो काम कर रही है महाराष्ट्र में, मैंने उसको टेंडर महाराष्ट्र का मिला है, क्योंकि मेरा तो साइड सेम ही हो गया है ना। हाँ, वो जो मैं अभी ई वे बिल में आपको बताऊंगा ना, ई वे बिल में जैसे ही आप एड्रेस डालते हो ना, तो एड्रेस में आपका किलोमीटर जो है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाता है वो। तो अगर आप कोई भी एड्रेस डाल रहे हो कि जहां से आप माल भेज रहे हो, ठीक है, और जहां पे वो जा रहा है, वो बीच में अगर 10 किलोमीटर आ जाता है, 5 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे वो आपको एड्रेस जो है वो क्लेम कंप्लीट दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि ई वे बिल नहीं बनाना है तो फिर वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेचते जो है कहीं और से खरीद के कहीं और पे, हमारे पास नहीं आता, वो सीधा वहीं पहुंच जाता है। तो उस केस में आपको जो ट्रिपल पार्टी वाला जो एग्रीमेंट होता है उसमें आपको दिखाना पड़ेगा फिर ई वे बिल, ठीक है। कोई नहीं, ई वे बिल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो ई वे बिल ही करने वाले हैं। यहाँ तक जो भी मैंने कराया है ये एक बार आप लोग आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास से हम ई वे बिल करेंगे। हमारी 3B जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और ओके सर, ठीक है, और आज के लिए बस बहुत इतना ही, ठीक है। समझा। बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। एवरीवन हैव अ गुड डे। अरे क्या कहे बेटी से, ये उल्टा हुआ है। टीचर हाँ कमाएंगे खाएंगे मेरे उससे वो सबसे की होता है झूठो। मैं फोकस ढो के पढ़ लिया, समझा। सारा खेल वही है जी। लिखाइए नया मरोगे जाओगे और क्या करोगे। ठीक है, भाव नहीं है। अरे कहाँ समझ रहा है जी। ठीक है, खाए उपाय नहीं रख साला सब है, हरियो बुझली फर गई
की हम हमारे खाए जानना है ठीक से हाले निकाल पाए खाना वाने में नहीं बनाता है टकते रहे घर मार देंगे माधर चुरू कौन तुमको यार Alah, naik karena ada. Naik karena तुम फंस गया अरे इससे ही फ्यूचर नहीं होता है चलो भाई सुवर गई भाई ये बाकी तरह यही साला अरे कुछ होने देगा वो रखो उसके 5,000 लेने से काम हो जाएगा नहीं ये वो है रखो हमें नहीं हुआ